देख रहे हैं कोटद्वार न्यूज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं सुजल वर्मा। जैसे जैसे इस टेक्नोलॉजी के ज़माने में, डिजिटल युग में, टेक्नोलॉजी ने आपकी और मेरी ज़िंदगी को आसान बनाया है, हर छोटी से बड़ी चीज़ तक। वैसे वैसे उसी तर्ज पर दूसरी ओर साइबर ठगों ने ऑनलाइन फ्रॉड करने का, आप तक पहुंचने का और आपको और मुझको ठगने का नए नए रास्ते तो ढूंढ ही लिए हैं। तो आखिर ये साइबर सिक्योरिटी कैसे आप सुनिश्चित करेंगे, साइबर फ्रॉड क्या होता है, कैसे आपको और मुझको बचना है, इस पर आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे मेहमान हैं आकाश बड़ोला जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू सो मच सर। पहले मैं आपका परिचय दूं। आकाश बड़ोला जी साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं और भारत सरकार के साथ साथ राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साइबर सिक्योरिटी के फील्ड में काम कर रहे हैं और बड़ी बड़े संस्थान, गूगल ले लीजिए या माइक्रोसॉफ्ट ले लीजिए, इन्फोसिस ले लीजिए, बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ वो प्रोजेक्ट करते हैं साइबर सिक्योरिटी पर। और सबसे बड़ी गर्व की बात है कि आप कोटद्वार से हैं। थैंक यू सर, ये मेरे लिए भी बहुत बड़ी बात है कि मैं अपने जो सिटी है उसको रिप्रेजेंट कर पा रहा हूँ इस फील्ड में, तो ये मेरे लिए भी बहुत मायने रखता है। तो आकाश जी, बात की शुरुआत करते हुए सबसे पहले बेसिक सवाल से शुरुआत करेंगे कि जो आम आदमी इसको देख रहा है, इस वीडियो को, इस इंटरव्यू को, तो उसको ये समझ आए कि साइबर सिक्योरिटी है क्या है। देखिए, साइबर सिक्योरिटी हम बेसिकली कहा जाए अगर कि साइबर सिक्योरिटी है क्या, तो साइबर का मतलब है कि हर वो चीज़ जो कि इंटरनेट से अगर जुड़ी है, जो भी चीज़, आपका फ़ोन हो, कुछ भी चीज़ हो, वेबसाइट हो, आपके एप्लीकेशंस हो, या कोई भी ऐसी चीज़ जो कि इंटरनेट के थ्रू जुड़ी है, इंटरनेट से चलती है, तो वो साइबर के अंतर्गत आती है। ऑनलाइन वाली हाँ, ऑनलाइन वाली चीज़। और सुरक्षा का मतलब सिक्योरिटी, तो इंटरनेट की सुरक्षा को ही साइबर सिक्योरिटी कहा जाता है। तो मतलब अगर आपके ऑफिस के बाहर या आपके संस्थान के बाहर एक सिक्योरिटी गार्ड बैठ रहा है तो फिजिकली तो आपको बचा रहा है जी। लेकिन अगर आप मोबाइल चला रहे हैं, लैपटॉप चला रहे हैं, आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वहाँ आप सिक्योर हैं कि नहीं है, बड़ा सवाल है। सही बात। तो सर, सवाल ये है, साइबर सिक्योरिटी हम समझ गए कि ऑनलाइन तरीके से भी अपना बचाव करना है, लेकिन अब बात इस पे करते हैं कि आम आदमी ऑनलाइन ये सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी पर इतना ध्यान नहीं देता है। हाँ जी। और डिजिटल लिटरेट पर इतना फोकस नहीं है। गवर्नमेंट अलग अलग इनिशिएटिव ले रही है, अच्छी बात है, लेकिन क्या क्या सर नए तरीके हैं ऑनलाइन फ्रॉड के, चाहे वो OTP स्कैम हो, UPI का स्कैम हो, इस पर सर थोड़ा सा पर्दा फाश करिए। देखिए सर, जो ये OTP ये स्कैम वगैरह हैं और जितने भी UPI स्कैम हैं, ये आज की डेट में क्या है कि पुराने ही मान के चलो कि ये चीज़ें पुरानी हो चुकी हैं। आज की डेट में, आज के युग में जैसे जैसे टेक्नोलॉजी ग्रो कर रही है, आगे बढ़ रही है, उससे दुगनी तेज़ी से ये स्कैम्स वगैरह नए नए तरीके से हमारे सामने निकल के आ रहे हैं। बिल्कुल। तो एक चीज़ का और भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे देश के अंदर हर युवा या फिर कोई भी व्यक्ति, कोई भी लोग हो, अगर उसको 100% लोगों को अगर इंटरनेट चलाना आता है, तो उसमें से सिर्फ और सिर्फ 7% लोग ऐसे हैं जिनको ये पता है कि इस इंटरनेट के अंदर सिक्योर किस तरीके से रहना। मात्र 7% बस। क्योंकि सर देखिए, आज की डेट में बेसिकली हो क्या रहा है कि अवेयरनेस का बहुत ही बड़ा एक रोल आता है कि अवेयरनेस होना ज़रूरी है, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो। तो वही है कि सर साइबर सिक्योरिटी के फील्ड में कोई भी अवेयर आज की डेट में होना नहीं चाह रहा है, क्योंकि हर कोई बोलता है ये एक तरीके का बोरिंग सब्जेक्ट है, या फिर हर कोई बोलता है कि कोई बात नहीं, लाखों में से एक लोग के साथ। लेकिन जब वो फंस जाता है तो तब उनको फिर समझ आता है कि हाँ, ये चीज़ मुझे पहले से पता होनी चाहिए थी। तो जैसे कि आपने अभी मुझे बोला कि स्कैम्स और ये फ्रॉड किस किस तरीके से हो रहे हैं, क्या नए नए फ्रॉड्स आजकल आ रहे हैं, तो एक मैं लेटेस्ट फ्रॉड की आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा हूँ। वो लेटेस्ट फ्रॉड है व्हाट्सएप इमेज के बेसिस पे। मतलब कि उसमें क्या होता है कि उस फ्रॉड के अंदर आपको एक अननोन पर्सन के थ्रू एक मैसेज आएगा व्हाट्सएप में। अच्छा। भले ही आप ध्यान नहीं दोगे, खोलोगे नहीं, कि आप देखोगे कि अननोन है, क्या खोलना है, चलो कोई बात नहीं, फिर भी खोल लेते हैं। उसके बाद क्या है, थोड़ा सा इसमें ये है एक इंटरेस्ट, जैसे बोल सकते हैं कि एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये आता है कि वो सामने से बार बार आपको कॉल करेगा कि मेरा कोई गुमशुदा खो रखा है, मतलब कोई मेरा जानने वाला खो रखा है, तो उसको प्लीज़ एक बार आप देख लीजिए फ़ोटो को, क्या पता आप उसको जानते हो। तो अगर आपको ऐसी कॉल आ रही है तो आप कहीं ना कहीं ये सोचोगे ना कि हाँ यार, किसी का अपना कोई खो गया है, तो एक बार मैं फ़ोटो खोल करके देख लेता हूँ क्या ही जा रहा है। ढूंढना तो पड़ेगा ना उसे, जब खोया है। वही। और तो उसके बाद क्या होता है सर कि जैसे ही आप वो फ़ोटो खोलते हो,
मतलब कि उसकी चैट को खोलते हो, उस फोटो को डाउनलोड करते हो, वैसे ही आपका क्या है ऑलमोस्ट 80% डेटा फ़ोन का चला जाता है। और साथ ही साथ में बहुत बड़ा रिस्क है सर कि आपके जितनी भी पेमेंट या ट्रांजेक्शन से रिलेटेड जितने भी आपके डेटा होता है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। तो व्हाट्सएप पे आपने उस आदमी ने जो आपको भेजा है उसकी आपने फ़ोटो खोली और उसके बाद वो आपका डेटा कॉम्प्रोमाइज़ कर देता है। साथ ही साथ में आपके बैंक अकाउंट से अपने आप पैसे डेबिट होना शुरू हो जाएंगे और आपको पता भी नहीं लगेगा। अब मैं आपको इसके पीछे का राज बताता हूँ, ये चीज़ें होती कैसी हैं। बेसिकली सर वो जो फोटो भेजता है वो एक तरीके की ट्रिक होती है, मीन्स कि टूल्स की हेल्प से क्या किया जाता है कि उस फोटो के अंदर एक यूआरएल को पेस्ट कर दिया जाता है, सिंपली इंस्टॉल कर दिया जाता है। हमारे लिए, आम जनता के लिए तो ये है कि वो एक नॉर्मल सी फ़ोटो है, हमने उसको खोला, डाउनलोड किया। बेसिकली होता क्या है, जैसे ही उस यूआरएल को क्लिक किया जाता है, उस फोटो को क्लिक किया जाता है, तो वो यूआरएल एक मेलवेयर होता है उसके अंदर, वो मेलवेयर ऑटोमेटिकली आपके उसमें डाउनलोड हो जाता है। आपको तो ये लगता है कि मेरे फ़ोन में फ़ोटो डाउनलोड हुई है, लेकिन वो मेलवेयर इनडायरेक्टली आपके फ़ोन में इंस्टॉल हो जाता है। उसके बाद वो क्या करता है कि धीरे धीरे आपके फ़ोन का जितना भी डेटा है, ऑलमोस्ट जितना भी डेटा है, वो सारा का सारा किसी दूसरी पार्टी के पास, जिसने आपको भेजा है वो, उसके पास जाना धीरे धीरे शुरू हो जाता है। और साथ ही साथ में इसमें मेन इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि आपकी कॉल्स और मैसेज फॉरवर्ड दोनों के दोनों दूसरे नंबर पे कर देता है। अब इसमें सबसे बड़ा दिक्कत क्या होती है कि आज के डेट में ओटीपी होता है, अगर हमें किसी चीज़ को वेरीफाई करना है तो ओटीपी के थ्रू करेंगे, कोई भी ट्रांजैक्शन करनी है तो ओटीपी के थ्रू होती है। तो वो क्या होता है, जब आपकी कॉल ही ट्रांसफ़र हो जाएगी किसी और नंबर पे, कोई आपके मैसेज को ही किसी और नंबर पे फॉरवर्ड कर देगा, तो उसके पास तो सारे ओटीपीज जा रहे हैं ना, तो वो चाहे जितने भी ट्रांजैक्शन, जितने भी पैसे निकालना चाहे आपके अकाउंट से, वो निकालना शुरू कर देता है। तो आपको एक व्हाट्सएप पे फोटो भेजी है, लेकिन उस फोटो के पीछे पूरी कहानी चल रही है। हाँ जी, जो क्रिएट पहले करी गई है, और ये मार्केट में नया है सर। ऑलमोस्ट अभी इसे ज़्यादा से ज़्यादा 2 हफ्ता हुआ होगा। और मैं एक चीज़ और बता देता हूँ कि इसमें अभी तक पूरे इंडिया में सिर्फ और सिर्फ 5 से 6% लोगों को इस बारे में पता है कि ये एक नया स्कैम आ चुका है। और लगा लो आप कि ये स्कैम हर वक्त, हर दिन कम से कम 1000-1500 लोग इसकी चपेट में आना शुरू हो चुके हैं। चलिए, इस पे तो हम बात करेंगे कि इससे बचेंगे कैसे, लेकिन ये तो सबसे ट्रेंडिंग स्कैम है। हो सकता है कि अगले शिकार आप भी हो, तो ध्यान से सुनिएगा। और क्या क्या तरीके हैं सर? और डिजिटल अरेस्ट भी है, बहुत सारी चीजें। डिजिटल अरेस्ट के बारे में बात करते हैं, आपने बहुत ही वही पॉइंट बोला जो मैं बोलने वाला था। तो सर डिजिटल अरेस्ट आज की डेट में क्या है कि बहुत ही जाना माना और एक फेमस क्राइम माना जाता है, ऑनलाइन क्राइम। बहुत सारे केसेस मिले भी पीछे। क्योंकि डिजिटल अरेस्ट में एक्चुअल में होता क्या है कि जैसे ही आपको क्या होता है, एक जगह एक कॉल आती है अननोन नंबर से, वो कोई भी अधिकारी बनकर, बड़ा ऑफिसर बनकर आपको कॉल करके बोलता है कि आप ये आपका एड्रेस था, आपके इस एड्रेस पे एक पार्सल आना था आपके नाम से। वो आपकी सारी डिटेल्स को बता देगा। देखो क्या होता है, स्कैमर्स हमेशा आपको आपकी डिटेल्स कंफर्म करता है सबसे पहले, भरोसा जीतने के लिए कि हाँ उसके पास आपकी सारी की सारी डिटेल्स हैं, तो इसका मतलब बात सच्ची होगी, ऐसा सामने वाले को लगता है। इसी में एक चीज़ ऐड ऑन करूँ, अगर जो देख रहे हैं उनको ये दिलचस्पी भी होगी कि ये डेटा हम उन तक कैसे पहुंचा, क्योंकि वेरीफाइड डेटा है वो साहब, जो बोल रहा है सच बोल रहा है। सर देखो, ये डेटा ना आज की डेट में हर जगह से पहुंच रहा है। हम लोग क्या करते हैं कि कहीं पे भी अप्लाई कर देते हैं ऑनलाइन, किसी भी लोकल वेबसाइट्स पे या फिर किसी भी अनऑथराइज वेबसाइट पे अपना डेटा लॉगिन कर देते हैं। डेटा लॉगिन करने का मतलब अपना फ़ोन नंबर, ईमेल, पासवर्ड, अपनी बैंक की डिटेल्स वगैरह, अपना आधार कार्ड, सब चीज़ें। अब डेटा क्या है कि सर घूमता रहता है, डेटा बेचा जाता है। मेन चीज़ क्या है, इंटरनेट में आपने डीप वेब, डार्क वेब के बारे में सुना ही होगा। तो हमारे जितने भी डेटा है, ऑलमोस्ट मेरा भी लगभग 80 to 90% डेटा कहीं ना कहीं इंटरनेट पे इस टाइम पे घूम रहा होगा। अब डेटा को काफ़ी बड़ी पैमाने पे खरीदा भी जाता है। तो वही होता है कि स्कैमर्स क्या करते हैं, किसी भी अनऑथराइज वेबसाइट से हमारे डेटा को खरीदना शुरू करते हैं, डीप वेब, डार्क वेब से। खरीदने के बाद क्या होता है, वो एक तरफ से लग जाते हैं कॉलिंग वगैरह पे और हम लोगों को पूछने लग जाते हैं। कॉल आएगा जी आपका भाई खो गया है, आपका पार्सल आया, पार्सल आया, आपका पार्सल आया है और आपके पार्सल में हमें ड्रग्स वगैरह मिले हैं। इस तरीके से वो हमें क्या है कि डरा देते हैं कि हम ऐसे बड़े ऑफिसर हैं और हमने आपका जो पार्सल है वो पकड़ लिया है, तो आपको क्या है कि इस पार्सल को छुड़वाइए, वरना हम आपको डिजिटल अरेस्ट कर लेंगे, ठीक है, वरना आपके घर में ऐसा है कि पुलिस आ जाएगी, आपको किसी ना किसी तरीके से डरा धमका दिया जाएगा। और मैं डर गया साहब। हाँ, अब सबसे बड़ी बात होती है इंसान की पहचान, और जो इंसान ने बनाई हुई इज्जत होती है ना, वो उसको सबसे प्यारी होती है। अब इसी चीज़ के चलते क्या है कि वो इंसान किसी से भी ये चीज़ डिस्कस नहीं करता, वो खुद ही से चीज़ों को सॉल्व करने में लग जाता है, जो कि उसकी सबसे बड़ी गलती होती है। अब उसके बाद क्या होता है, सामने से वो डिमांड करता है पैसे दो, अगर आपको यहीं पे सेटल करना है इस चीज़ को, इस बात को हमें आगे न्यूज़ में नहीं डालना है, या फिर
सोशल मीडिया पे इस बात को नहीं फैलाना है कि वो घबरा जाता है आदमी, आम आदमी, कि मेरा नाम ना चले जाए। हाँ जी, तो घबराने के साथ साथ क्या होता है कि आदमी गलत कदम ले ही लेता है। तो वहीं से क्या होता है कि आदमी फ्रॉड, जितने भी फ्रॉडस्टर होते हैं, स्कैम वगैरह करने वाले होते हैं, इनको क्या है कि सामने से ही पैसे लेना शुरू हो जाते हैं। तो अब उसके बाद जिन अकाउंट में पैसे जाते हैं इनके, वो जितने अकाउंट्स होते हैं वो सारे फर्जी अकाउंट्स ही होते हैं या फिर मरे हुए लोगों के अकाउंट्स होते हैं, डेड पीपल्स के अकाउंट्स होते हैं। तो क्या होता है कि कई बार ऐसा भी सुनने में आया कि काफ़ी बैंक्स ऐसे हैं जो कि या बैंक के कर्मचारी ऐसे हैं जो कि फर्जी अकाउंट्स वगैरह खुलवा करके दे देते हैं स्कैमर्स को, उनके साथ भी उनका कुछ टाई अप वगैरह होता है, ऐसा सुनने में आया है। मैं किसी बैंक का ऐसा नाम नहीं ले सकता, बट ऐसी चीज़ें काफ़ी चीज़ें चलती रहती है मार्केट में। ये दूसरा नंबर वाला जो सबसे बड़ा फ्रॉड है, ये दूसरा फ्रॉड सबसे बड़ा है जो कि आज की डेट में चल रहा है। तो 2025 में सबसे बड़े। हाँ जी, हाँ जी। और तीसरे फ्रॉड की अगर सर मैं बात करूं तो आज की डेट में क्या है कि हमने लॉटरी वगैरह बहुत चीज़ें सुनी है, लोगों को पसंद है कि हम कम टाइम में ज़्यादा पैसा कैसे कमाएं। तो सिंपल सी बात है, गैम्बलिंग, लॉटरी, जुआ, सट्टा, ये जो भी चीज़ें होती हैं, केबीसी वाला चलता था तो बहुत। वो केबीसी वाला उस टाइम पे बहुत चलता था। लेकिन आज की डेट में क्या हो चुका है सर कि जितने भी स्कैमर्स हैं, जितने भी फ्रॉडस्टर्स हैं, ये भी अपग्रेड हो चुके हैं साथ साथ में। बिल्कुल। इंसान, हम लोग तो टेक्नोलॉजी को अपग्रेड कर ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ में क्या है कि ये लोग भी बहुत ज़्यादा अपग्रेड हो रहे हैं। तो इन्होंने क्या तरीके निकाले हैं कि ये लोग फर्जी वेबसाइट बनाना शुरू कर देते हैं। फर्जी वेबसाइट से मेरा मतलब ये है कि कोई जैसे गैम्बलिंग की वेबसाइट है, फेमस वेबसाइट, तो उसी से मिलती जुलती एक वेबसाइट को क्रिएट कर देते हैं और उसका इतना ज़्यादा ट्रैफिक बढ़ा देते हैं इलीगल तरीके से कि वो वेबसाइट आपको डायरेक्ट सर्च पे ऊपर दिखती है। तो हम लोगों का तो ये होता है ना कि हम लोग ने सर्च किया कोई गैम्बलिंग वेबसाइट्स, अब उसमें टॉप पे तो रिजल्ट्स वही आएंगे ना जहाँ पे सबसे ज़्यादा ट्रैफिक होगा, जहाँ लोग ज़्यादा हैं। अब उन्होंने तो फेक तरीके से ट्रैफिक बढ़ाया है और अपनी वेबसाइट को ऊपर ले आए, तो वहीं पे क्या है कि ज़्यादा लोग फंस जाते हैं। वहीं पे लोग क्या करते हैं कि उस गैम्बलिंग वेबसाइट पे निवेश करके अपने पैसे को गंवा देते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि वो वेबसाइट भी ऐसी होती है कि अनट्रेसेबल होती है। हम बोलते हैं ना कि किसी भी चीज़ को ट्रेस करने के लिए आईपी की ज़रूरत होती है, जो कि हमारा इंटरनेट प्रोटोकॉल्स होती है, ये आईपी एड्रेस होता है। तो इसमें क्या होता है सर कि आईपी का मतलब हमारे फ़ोन का एक तरीके का आधार कार्ड, कि हमारे फ़ोन की भी जो पहचान होती है वो उसकी आईपी होती है। तो ये क्या करते हैं, आईपी फ्लक्चुएट करना शुरू कर देते हैं वेबसाइट्स की। अब तो हमने बात करी कुछ नए तरह के स्कैम्स की, जिनसे आपको और मुझको बचना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले साहब आपको और मुझको जागरूक भी होना पड़ेगा। और साथ ही कुछ और तरह के स्कैम्स के बारे में बात करेंगे जिससे हमको जागरूक होना चाहिए। और ख़ास तौर पर अगर बात महिलाओं की करें, लड़कियों की करें सर, तो पिछले 1-2 साल को अगर आप थोड़ा सा देखेंगे पीछे, अगर खिड़की में झांकेंगे, तो डीप फेक फोटोज़, इस चीज़ का प्रचलन बढ़ा है। हाँ जी। तो लड़कियों में क्या होता है, ज़्यादा ये भी देखा जाता है कि एक इनसिक्योरिटी होती है कि अगर आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया पर अपनी फ़ोटोज़ पोस्ट करते हैं तो वहाँ से जो स्कैमर है, जो भी फ्रॉड वाला आदमी है, वो आपकी फ़ोटो उठाएगा, उसको कुछ एडिट करेगा, अपने पेज पर डालेगा और ना जाने फिर क्या क्या होता है, ये सबको पता है जी। इस पर क्या कहेंगे आप सर? देखिए, डीप फेक भी जो है वो थोड़ा सा और इवॉल्व हो चुका है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो बहुत ही तेज़ी से तरक्की कर रहा है और नए नए फील्ड में आता जा रहा है। तो बेसिकली हो क्या रहा है कि स्कैमर्स इसका भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा रहे हैं, एआई का। तो इसमें हो क्या रहा है कि जैसे आपने डीप फेक की बात की है कि लड़कियों के जो भी फ़ोटोज़ वगैरह इंटरनेट पर डाली रहती हैं, तो वो क्या है, स्कैमर्स उन फोटोज़ को निकालेगा, उसके बाद क्या है कि उन फोटोज़ का गलत वीडियोस में यूज़ करेगा। ऐसा लगेगा कि हाँ एक्चुअल में वही आदमी ये चीज़ें कर रहा है, पता चलेगा नहीं। हाँ, तो उसमें बेसिकली क्या होता है कि जितने भी बच्चे, इसमें ज़्यादातर क्या होते हैं, टीनेजर्स ज़्यादा फंसते हैं कि स्कैमर्स को भी पता रहता है कि हाँ इन जितने भी ये नए नए बच्चे हैं, इनके साथ अगर स्कैम्स वगैरह कर सकते हैं हम लोग, तो ये सबसे ईजी मेथड होता है। तो क्या होता है कि बच्चों को तो हमेशा डर रहती है कि भाई हमारे पेरेंट्स हमें कुछ बोलेंगे, हमें इंटरनेट पे किसी सोशल मीडिया अकाउंट वगैरह को नहीं बनाना चाहिए, तो उसका एक्सप्लॉइटेशन होगा साहब उस टाइम वो। अब उसमें फिर यही है कि बाद में इसी चीज़ का फ़ायदा उठा करके स्कैमर्स उनको बहुत ही ज़्यादा एक तरीके के बहुत प्रेशराइज कर देगा। अब प्रेशराइज 2 तरीके के हो सकते हैं सर। अगर किसी लड़की के साथ स्कैम हो रहा है या फिर किसी लड़की के साथ इस तरीके का मतलब हैरेसमेंट टाइप की हो रही है, तो हैरेसमेंट सेक्सुअल भी हो सकती है। बेसिकली क्या है कि नीड अलग अलग तरीके से, अलग अलग रिसोर्सेज के थ्रू जो स्कैमर्स होते हैं वो दे सकते हैं। वो ये भी बोल सकता है कि मुझे इसके बदले पैसे चाहिए, मुझे पैसे भेजो, वरना फिर मैं तुम्हारा जो ये MMS है या वीडियो है मैं इंटरनेट पे वायरल कर दूंगा। या फिर वो क्या करता है कि फिज़िकली
कोई भी रिक्वायरमेंट्स उसकी होती हैं तो वो उसके बेसिस पे भी बोलना शुरू कर देता है। तो ये चीज़ें क्या है, ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी हैं आज के डेट में लड़कियों के उसमें कैटेगरी में। तो हमेशा लड़कियों को क्या करना चाहिए कि अगर उनके साथ ऐसा कुछ भी होता है तो पुलिस को मत बोलिए, आप डायरेक्टली कहीं भी मत बोलिए, आप एटलीस्ट अपने परिवार को तो ये चीज़ें बताइए। अगर आप उनसे ये चीज़ें छुपाना शुरू कर दोगे तो इसका फिर कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। अगर आप अपने पेरेंट्स को बताओगे तो आपके पेरेंट्स तो जागरूक है ही, वो क्या है कि इस चीज़ को क्लियरली एक सही तरीके से लीगल वे में इस पे एक्शन लेना शुरू करेंगे। क्योंकि छोटे बच्चों को खासकर जी टारगेट करना बहुत आसान हो जाएगा ना। छोटे बच्चों को टारगेट करना, आजकल बड़े बड़े लोग भी इसमें फंस रहे हैं, लेकिन हर किसी को यही है कि अपनी इमेज को बचाना है तो खुद ही से सॉल्यूशन ढूंढने में लग जाते हैं। जबकि मैं राय दूं तो हमेशा क्या है कि किसी के साथ भी अगर कोई स्कैम होता है तो वो सबसे पहले 1930 पे कॉल कर सकता है, जो कि साइबर हेल्पलाइन नंबर है। आज की डेट में जो उत्तराखंड पुलिस है या फिर पूरी इंडिया की जो पुलिस भी है, वो क्या है कि बहुत ही अच्छे तरीके से इन स्कैम्स को हैंडल कर रही है। और कभी भी डरना मत इन चीज़ों को लेकर के कि आपके साथ कोई स्कैम हुआ है तो हमें किस तरीके से बोलेंगे या किस तरीके से एक्सप्रेस करेंगे। आपके साथ जो भी चीज़ें होती हैं आप क्लियरली ऑफिसर्स के साथ इस चीज़ को डिस्कस कीजिए, वो आपको 100% कोई ना कोई सॉल्यूशन निकाल के देंगे, वो भी लीगल वे में। अब जैसे आकाश जी आपने तरह तरह के स्कैम्स बताए कि इस तरीके से आपके साथ फ्रॉड हो सकता है, और आपने 1930 की बात करी, इस पर आप कॉल कर लीजिए, अपनी जो भी कंप्लेंट है वो दर्ज कराइए। तो मतलब एक आम आदमी के साथ अगर कोई ऑनलाइन फ्रॉड होता है अभी मान लीजिए, तो उसके पास क्या ऑप्शन है कि उसका रिड्रेसल होगा, जाए किसके पास? क्या वो साइबर सेल जाए, पहले परिवार को बताए, पुलिस में जाए, कहाँ जाए, उसके पास क्या अप्रोच होना चाहिए? देखिए सर, मैं तो हमेशा यही रिकमेंड करूंगा कि अपने नियर बाय जो साइबर सेल, जो पुलिस स्टेशन है, वहाँ सबसे पहले आप लोगों को विजिट करना चाहिए। क्योंकि घर में अगर ये चीज़ें आप डिस्कस करने लग जाओगे तो एक टाइम बैरियर भी होता है। आपके साथ अगर स्कैम हुआ है या आपको हैरेस किया जा रहा है तो हर चीज़ का एक टाइम होता है कि आपको हर चीज़ का जो सॉल्यूशन हो टाइम से पहले ढूंढ के रखना पड़ेगा। क्योंकि हमेशा जो पुलिस या फिर साइबर सेल भी ये चीज़ें क्लियर करती है, अगर आपके साथ कोई भी स्कैम होता है, कोई भी फ्रॉड होता है, तो आपको 24 से 48 आवर्स के अंदर कंप्लेन को रजिस्टर करना पड़ेगा, जिसके बेसिस पे क्या है कि वो जल्द से जल्द कार्रवाई इस चीज़ में शुरू कर पाएंगे। अब क्या होता है, आपके साथ अगर स्कैम हो जाता है या कुछ भी हो जाता है तो स्कैमर्स क्या करते हैं, वो एकदम से अकाउंट से पैसे निकाल करके वो तो उस अकाउंट को डेड कर देते हैं। तो एक टाइमलाइन ही तो होती है, उसमें एक टाइम बैरियर होता है कि जिस टाइम के अंदर वो इस चीज़ को कर पाते हैं पूरा, तो वो 24 से 48 घंटे माना जाता है। तो आपको उसी के अंदर क्या करना है, जल्द से जल्द रिपोर्ट को सबमिट करना है ताकि उसके ऊपर कार्रवाई वगैरह शुरू हो पाए। तो मतलब जितना जल्दी, जैसे ही आपके साथ स्कैम होगा तो पैनिक ना होने से अच्छा है कि आप जितना जल्दी हो साइबर सेल जाएं, अपने नज़दीकी थाने में जाएं और इस कंप्लेंट को दर्ज कराएं कि आपके साथ ये हुआ है। एक चीज़ का और भी है कि थाने में जाने से पहले सबसे पहले अपने बैंक को इस बारे में सूचना दें कि मेरे साथ ये फ्रॉड हो चुका है। तो बैंक क्या करेगा कि डायरेक्टली आपके अकाउंट को पहले तो फ्रीज कर देगा कि ताकि आपकी जो अमाउंट है वो तो जा चुकी है, लेकिन इससे ज़्यादा अमाउंट को और बार ना निकाला जाए। उसके बाद क्या है कि आप डायरेक्टली जाइए अपने नियर बाय साइबर सेल में या 1930 पे कॉल करके इस कंप्लेन को रजिस्टर करवाएं प्रॉपरली। तो तभी जाके ऐसा है कि चांसेस ज़्यादा होते हैं कि आपके अमाउंट की रिकवरी हो पाएगी। जैसे ये सर हमको ये भी देखने को मिलता है, जैसे आप पब्लिक प्लेसेस या रेलवे स्टेशन की बात कर लें, खास तौर पर ये बड़े बड़े शहरों में तो फ्री वाईफाईज भी होते हैं, गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड करा रही है। तो एक ही वाईफाई से पूरी कॉलोनी के पूरे क्षेत्र जो है आपका, वहाँ के 100, 200, 500, 1000, 2000 लोग एक ही वाईफाई से कनेक्टेड हैं। तो क्या ये आपके लिए, आपका जो डेटा है उसके लिए क्या इनसिक्योरिटी पैदा करता है? सर देखिए, मैं इस चीज़ पे आगे कंटिन्यू करने से पहले मैं क्लियरली आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि पब्लिक वाईफाई कभी भी सेफ़ नहीं होता है। पब्लिक वाईफाई बेसिकली दिया क्यों गया है गवर्नमेंट की तरफ से या किसी भी एजेंसीज़ की तरफ से, कि आपको कोई इमीडिएट रिस्पॉन्ड देना हो या फिर कोई इमरजेंसी में आपको इंटरनेट यूज़ करना हो, आपके पास नहीं है, तो वो बेसिकली उस चीज़ के लिए वहाँ पे रखा हुआ है। अब लोग क्या करते हैं कि उसी वाईफाई, फ्री वाईफाई से 2, 3, 4 घंटे तक कनेक्टेड रहते हैं। वो तो पबजी खेल रहा है, पबजी खेल रहा है वहाँ पे, या फिर कोई भी ऑनलाइन गेम खेल रहा है, गैम्बलिंग कर रहे हैं वहाँ पे। तो देखो, बात ऐसी होती है कि जब भी आप किसी पब्लिक वाईफाई से कनेक्टेड होते हो, मतलब कि कनेक्ट हो जाते हो, तो उस वाईफाई के पास आपका आईपी चला जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था इससे पहले कि इंटरनेट प्रोटोकॉल, आपका आईपी एड्रेस वो सबसे मेन होता है आपके फ़ोन का, जो कि आपके फ़ोन का पूरा चिट्टा किट्टा खोलने में सक्षम है। तो आईपी जाने के बाद क्या होता है कि अब एक आदमी तो है नहीं,
उस एरिया में कम से कम हज़ारों आदमी रहते हैं, हज़ारों भी छोड़ो, आप 100 आदमी भी अगर एक वाईफाई से कनेक्टेड होते हैं, पब्लिक वाईफाई से, तो कहीं ना कहीं ज़्यादा से ज़्यादा डेटा कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है। पब्लिक वाईफाई क्या होता है, आपने एक तो फ्री एक्सेस दे रखा है उसको कि वो वाईफाई फ्री है, तो अगर उसके आसपास कोई हैकर होगा भी तो वो उस वाईफाई का जो राउटर होगा उसको इजीली एक्सेस कर पाएगा, क्योंकि उस पर कोई पासवर्ड है नहीं, कोई प्रोटेक्शन है ही नहीं कि जो वाईफाई है वो सेफ़ रहे। तो अब जब फ्री वाईफाई को उसने यूज़ कर लिया तो काफ़ी ऐसी एप्लीकेशंस भी हैं कि आप उस वाईफाई से कनेक्ट होकर के आप बाकी के लोगों के जितने भी आईपी वगैरह हैं वो सब देख सकते हो कि कौन सा फ़ोन का मॉडल इससे जुड़ा हुआ है, बिल्कुल, कौन सा इसमें सिम यूज़ हो रहा है, कौन सा इसका IMEI नंबर है इस फ़ोन का। ऑलमोस्ट इतनी डिटेल्स तो नॉर्मली कोई भी निकाल के दे सकता है। तो मेरे ओपिनियन में आप लोग जो पब्लिक वाईफाई का यूज़ है वो जितना ना ही करें उतना ही बेटर है। आप लोग सिक्योर रहेंगे, आपका डेटा सिक्योर रहेगा। अगर कोई इमरजेंसी हालात है, हाँ देखिए सर, इमरजेंसी में तो फिर हमें कहीं ना कहीं रिस्क स्टेप्स उठाने पड़ते हैं, वो मजबूरी हो जाती है हमारी। पर्पज ही है आपको इमरजेंसी सिचुएशन में आपको मदद करे इसलिए। लेकिन उस पब्लिक वाईफाई से आप लोग फिर किसी दुकान पे ट्रांजैक्शन भी कर रहे हो तो आप देखो ना, आप किसी इंटरनेट से जुड़े हुए हो और उस इंटरनेट से जुड़ करके आप कहीं पे ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो कहीं ना कहीं वो डिटेल आपकी बैकएंड में लीक कर ही रहा है। जी, अभी आपने ट्रांजैक्शन की बात करी, क्योंकि अब तो ऐसा हो गया है कि हम लोग भी छोटे शहर में भी तो हैं तो जेब में कैश रखने की आदत नहीं है अब किसी को, तो वो ऑनलाइन पेमेंट वाला अब ज़माना इतना वो हो चुका है कि हाइपर हो गया हर कोई, अब डिजिटल करेंसी पर इसी पर ही आपकी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पर डिपेंडेंट है। तो QR स्कैनर वाला भी कोई स्कैम है? हाँ सर, वो तो फिजिकल एक तरीके का स्कैम है कि आजकल क्या है कि लोगों के अंदर ये हो गया है कि हर कोई देखता है कि किसी दुकान में भीड़ लगी हुई है और आजकल हर दुकानों में एक QR रखा रहता है। तो उसमें क्या होता है कि जैसे ही हम लोग स्कैन करते हैं, स्कैन करके दिखा देते हैं कि पेमेंट हो चुका है, तो ऑब्वियस सी बात है भीड़ वाली दुकान में दुकानदार बोलेगा कि हाँ ठीक है आपने पेमेंट कर दिया है। लेकिन जितने भी ये आपके ये शॉपकीपर्स हैं और जितने भी बिजनेसमैन हैं जिनका बड़ा कारोबार है या फिर अच्छा खासा ग्रोथ है अपने किसी भी फील्ड में, तो उनको हमेशा एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि आज की डेट में एक ऐसा स्कैम भी आ चुका है कि आप वो फ़ोन पे या फिर गूगल पे कोई भी ऑनलाइन पेमेंट मेथड होता है उसी के जैसा दिखने वाला हूबहू एक फ़ेक एप्लीकेशन भी आजकल लोग यूज़ करते हैं, कि जिसमें क्या होता है कि वो एक तरीके का जो एप्लीकेशन होता है वो कोई पेमेंट एप्लीकेशन नहीं होता, उसे हम कहेंगे एक तरीका QR स्कैनर। QR स्कैनर एक एप्लीकेशन होती है, तो वो क्या करते हैं उस एप्लीकेशन को मॉडिफाई करके फ़ोन पे की ही हूबहू शक्ल दे देंगे या गूगल पे की। तो उसके बाद क्या है कि आप जैसी उस है तो वो QR स्कैनर ना, तो वो एक बार अगर QR को स्कैन करेगा तो वो सारी डिटेल्स दिखा देगा जैसे फ़ोन पे में एग्जैक्टली दिखाता है। अच्छा। उसके बाद वो डिटेल्स दिखाने के बाद वहाँ पे आप लोगों को दिखाएगा कि हाँ इसी नाम का ये QR है, इसी में आपको ट्रांजैक्शन करनी है। फिर वहीं पे वो सेम टू सेम स्टेप जैसे जैसे फ़ोन पे गूगल पे पे होते हैं वैसे ही स्टेप के थ्रू वो ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करता हुआ दिखाता है और ये दिखाता है कि ऑलरेडी एक्चुअल में ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो चुकी है, जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि लोगों को एकदम से एक तरीके का वो फ्रॉड कहें या फिर एक स्कैम कहें, पर ये फिजिकली ये चीज़ें ज़्यादा हो रही हैं, ऐसा बहुत ज़्यादा। मतलब आपको पता भी नहीं चलेगा और कब आपके पैसे आपकी जेब से चले गए या आप तक पहुंचे भी नहीं, ऐसा भी हो सकता है। तो ये तरह तरह के स्कैम्स हैं, लेकिन इसके बीच सबसे बड़ा सवाल ये है आकाश जी कि एक आम आदमी, कॉमन मैन, आपके और मेरे जैसा, हाँ जी, क्या कैसे वो जागरूक हो इन चीज़ों के बारे में, वो जानकारी ले ले, क्या वो छोटे छोटे स्टेप्स ले सकता है? क्या कुछ एंटीवायरस डाउनलोड कर ले? क्या अपने को सिक्योर करने के लिए हर आदमी कर सकता है? जब मैं सर कुछ स्टेप ऐसे बता देता हूँ जिससे आप अप्रोक्सीमेटली 70 to 80% आपका जो डिवाइस है या आप खुद हो वो सिक्योर हो, डिजिटली सिक्योर कैसे हो सकते हैं। हाँ इस पर बात करते हैं। मैं ये क्लियर कर देता हूँ, आपको कुछ स्टेप बताता हूँ। पहला स्टेप तो ये है कि किसी भी अनऑथराइज्ड लिंक पर कभी भी क्लिक ना करें। मीन्स कि क्या होता है कि आज की डेट में लोगों को शॉर्टकट्स बहुत पसंद है जी। लोग किसी एप्लीकेशन में सब्सक्रिप्शन ना लेने के बजाय उसका शॉर्टकट ढूंढने लग जाते हैं इंटरनेट के अंदर, और इंटरनेट के अंदर अगर आप लोग शॉर्टकट ढूंढने आप पे आ जाते हो तो वहाँ पे आपको फिर सारी की सारी चीज़ें फेक दिखती हैं। तो क्या है कि ऐसा ही URLs के बेसिस पे भी है कि अगर आप URL जिसे आप www के फॉर्म में देखते हो, तो फेक URL से हमेशा बचें कोई भी चीज़ डाउनलोड करने के लिए। मतलब कि अगर आप URL का यूज़ कर रहे हो डाउनलोड वगैरह करने के लिए किसी भी चीज़ को, तो उन चीज़ों से बचें।
दूसरी चीज़ ये है कि अपने फ़ोन के अंदर एक बेस्ट एंटीवायरस को इंस्टॉल करके रखें। वैसे तो फ़ोन्स के अंदर अभी काफ़ी सिक्योरिटीज़ आ चुकी है, बट एक अपनी सिक्योरिटी के लिए, अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए आपको एक अच्छा सा एंटीवायरस वगैरह अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे कि मैं सजेस्ट करना चाहता हूँ कि कैस्परस्काई हो गया, क्विक हील हो गया, ये 2 बेस्ट एंटीवायरस हैं अपने जॉनरा के, तो आप लोग इनको ईजिली डाउनलोड कर सकते हैं। थर्ड चीज़ मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको हमेशा, कभी भी आप किसी को अपना फ़ोन यूज़ करने के लिए दे रहे हो तो हमेशा एक बार देख लीजिए कि उसने क्या खोला है आपके फ़ोन में, या फिर आपके फ़ोन में कॉल करी है तो किसको करी है। काफ़ी बार ऐसा होता है कि हम लोग कॉल्स किसी को मदद चाहिए होती है तो हम उसकी मदद कर देते हैं कि हाँ चलो कॉल कर लो आपको अगर कहीं इमरजेंसी में करनी है, लेकिन उसने कहाँ पे नंबर डायल किया है, किस जगह पे किया है, वो आदमी है कौन, किस पर्पस से किया है, तो इसके अंदर थोड़ा सा अवेयरनेस लोगों को होना ज़रूरी है। बिल्कुल। साथ ही साथ में जैसे बच्चों को तो नॉलेज है नहीं इतना, लेकिन मैं थोड़ा पेरेंट्स के लिए एक पॉइंट बोलना चाहता हूँ कि एक तो आप लोगों को खुद से सिक्योर होना है इस चीज़ में, और साथ ही साथ में अपने बच्चों को भी थोड़ा बहुत क्या है कि नॉलेज देते रहनी है कि साइबर सिक्योरिटी के फील्ड में हो क्या रहा है, स्कैम्स होते क्या हैं, किस तरीके के होते हैं। और हमेशा क्या करना है पेरेंट्स को कि जब भी अपने बच्चों को फ़ोन दो तो उसमें एक पेरेंटल सिस्टम होता है जिसका कोई यूज़ नहीं करता। इंडिया के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3% पेरेंट्स उसको यूज़ करते हैं, उससे ज़्यादा कोई भी नहीं करता। पेरेंटल कंट्रोल होता है या चाइल्ड लॉक जिसे बोलते हैं हम फ़ोन के अंदर, उसको अगर हम बच्चे को ऑन करके देते हैं तो उसमें क्या होता है कि वो इंटरनेट का 80 to 85% ऐसा जो डेटा होता है या फिर एक फैसिलिटीज़ होती हैं उसको ब्लॉक कर देता है। सिर्फ सेफ फैसिलिटीज़ और सेफ सर्च वगैरह ही आप लोग कर सकते हो उसमें, तो वो बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से रिलायबल भी होता है, क्योंकि आजकल 2 साल से ही बच्चे हाथ में मोबाइल पकड़ लेते हैं। हाँ वो तो है ही सर, है ना, लेकिन इसलिए इससे भी बहुत कम लोग अवेयर हैं। जैसे आपने बोला 2%, ये भी 2% बहुत कम, लेकिन बहुत कम है। अब इसमें यही है कि अगर बच्चों के हाथ में फ़ोन दे रखा है तो आपके फ़ोन के अंदर पेमेंट्स एप्लीकेशंस भी हैं, साथ ही साथ में आपको फिर अनलिमिटेड एक्सेस मिल जाएगा। आपके फ़ोन के अंदर आपका बैंकिंग का डेटा है, हर 10 तरीके की चीज़ है। तो बच्चा कहाँ पे क्लिक कर रहा है, किधर पे भेज दे रहा है चीज़ों को, वो उसको खुद भी नहीं पता होता, क्योंकि बच्चों के अंदर क्यूरियोसिटी होती है नई नई चीज़ों को एक्सेस करने की, लेकिन उनको उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज है वो नहीं पता। तो जैसे अभी आपने बात करी अनऑथराइज्ड लिंक की, कि कभी कुछ आया तो शॉर्टकट के लिए आदमी, अब आईपीएल देखना है, अभी तो चलो फ्री में हो जाता है, तो आईपीएल देखना है तो वो सब्सक्रिप्शन तो लेगा नहीं, तो वो कहीं से जुगाड़ उगाड़ लगा के कोई साइट डाउनलोड करेगा, साइट पे जाएगा, ऐप डाउनलोड करेगा साइट से, तो सीधा वहीं देख लेगा। वो जो थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा रिस्क के साथ बनाई जाती हैं, मतलब कि ये बनती भी हैं तो इसीलिए होती हैं कि आपका डेटा इनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए ईजिली। क्योंकि क्या होता है कि अगर कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन होती है, वो डाउनलोड होने के बाद आपसे काफ़ी ज़्यादा परमिशंस मांगती है कि आप अपने कैमरे की परमिशंस को अलाउ करो अगर आपको इस एप्लीकेशन को यूज़ करना है। अगर आपको इस एप्लीकेशन को यूज़ करना है तो इसका माइक, इसका आपकी गैलरी का, आपकी फाइल फोल्डर्स का, सबका एक्सेस दो, क्योंकि हम ओके बड़ा आसानी से कर देते हैं, बड़े आसानी से कर देते हैं, जिसकी वजह से बाद में हम ही लोगों को भुगतना पड़ता है। एक्सेस आपने दिया तो सब कुछ तो चला गया ना, परमिशन उसने पहले ले लिया। इसी चीज़ के बेसिस पे लोग ओके करते हैं कि कोई बात नहीं, क्या हो रहा है ओके करने से, हम लोगों का एटलीस्ट हम लोगों का कंटेंट तो मिल जाएगा, हम लोग एंटरटेन हो तो जाएंगे। लेकिन बाद में जो चीज़ें उनके साथ होती हैं वो उनको बाद ही में पता लगता है कि हाँ ये चीज़ जो हमने की ये गलत है। साथ ही जैसे आजकल अब तो बहुत बढ़ गया है कि जब आपको कॉल आती है, आपके मोबाइल में अगर ट्रू कॉलर हो तो वहाँ पे लिखा आएगा स्कैम। ये क्या फंडा है साहब? वो एक्चुअली में ऐसा होता है सर कि मान के चलिए कि कोई कॉलर आईडी है, मीन्स कि किसी ने हम पे कॉल किया है। अब एक आदमी के साथ मान के चलिए कि कोई आदमी है, उसने मुझे कॉल किया है, मुझे पता है कि वो फ्रॉड है, उसने मेरे साथ फ्रॉड कर दिया है। अब क्या होगा कि मैं ट्रू कॉलर में जा करके उस पर स्पैम रिपोर्ट कर दूंगा कि ये नंबर स्पैम पे डाल दो कि हाँ एक्चुअल में क्या है कि ये और लोगों को भी अगर रिपोर्ट करेगा या और लोगों को भी कॉल करेगा, ऐसा ही अगर वो करना चाहेगा तो लगा लीजिए कि मैंने खुद देखा है कि जब मैं कई बार मेरे को अननोन नंबर से कॉल आती है, मैं पहले उनको ट्रू कॉलर्स में देखता हूँ कि एक्चुअल में किसकी थी, क्या थी। तो जब देखता हूँ तो किसी कॉल में मेरे को 500 से 600 स्पैम की रिपोर्ट्स मिली रहती है, उसके नीचे कॉमेंट्स होते हैं कि दीज आर फ्रॉडस्टर्स, ये सब ये चीज़ें रहती हैं। तो लोग क्या करते हैं, जिनके साथ स्कैम हो चुका है या जिनको पता रहता है, वो ट्रू कॉलर के नीचे एक
स्पैम रिपोर्ट होती है उसे कर देते हैं, जिससे कि पता लगता है कि हाँ जो ये कॉल आ रही है हम लोगों को ये किसी स्पैम या फिर फ्रॉडस्टर की है, जिसने कि कहीं ना कहीं इसकी वजह से इसकी कॉलर आईडी जो है वो ख़राब हो चुकी है। इसने कुछ ऐसा काम किया है जिसकी वजह से इसकी कॉलर आईडी में स्पैम रिपोर्ट्स का ये दिखा रहा है। क्योंकि हर 2 दिन में तो मुझे कॉल आ जाती है, बहुत नॉर्मली है। अब लोग इससे अवेयर भी नहीं होंगे। अभी इसमें मैं थोड़ी सी ये फनी बेसिस पे जाएगी बात, पर काफ़ी बार क्या होता है जो क्रेडिट कार्ड वाले होते हैं उनको भी स्पैम रिपोर्ट कर दिया जाता है लोगों के थ्रू, क्योंकि काफ़ी बार क्या होता है क्रेडिट कार्ड के लिए बार बार फ़ोन्स आते हैं तो लोगों को फ्रस्ट्रेशन में वो रिपोर्ट पे डाल देते हैं, तो कई बार उनका नंबर भी हमें स्पैम में शो होता है। तो ये चीज़ भी है। हाँ, ट्रू कॉलर की ये चीज़ सबसे सही है कि एक बार अगर किसी को पता लग जाए कि हाँ इसके अंदर क्या है कि ये स्कैमर है या कुछ भी है, तो उसमें आप स्पैम रिपोर्ट आराम से डाल सकते हो। बिल्कुल। अभी जैसे हमने बहुत तरह के स्कैम्स की बात करी और कैसे आप छोटे छोटे स्टेप्स ले सकते हैं और सरकार की कैसे आप सहायता ले सकते हैं इन चीज़ों से बचने के लिए, लेकिन सवाल ये भी है क्या अब साइबर सिक्योरिटी में आप इतने सालों से हैं तो इतने स्कैम तो हो रहे हैं, कुछ स्कैम आपके साथ भी हुए हो क्या पता? सर स्कैम हुए नहीं है, लेकिन बाल बचा हूँ मैं अपने उसमें बहुत। अगर आप साझा करें इस बात को तो। स्कैम देखिए सर इस तरीके का एक बार हुआ था कि ऑलमोस्ट ये उस टाइम की बात है जब मैं ये चीज़ें सीख रहा था। ये 2019 की बात है, कोविड के आसपास के टाइम की बात। तो उस टाइम पे स्कैम्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। मीन्स कि जब लॉकडाउन लगा था तो पूरा का पूरा सिनेरियो जो पूरा वर्ल्ड था वो सब ऑनलाइन आ चुका था, सारी चीज़ें ऑनलाइन आ रही थी। तो उसमें सर काफ़ी बार ऐसा हुआ कि मेरे भी अंदर क्यूरियोसिटी रही है उस टाइम पे। अब कोई अगर जाएगा हैकिंग वगैरह साइबर सिक्योरिटी के फील्ड में तो उसके अंदर क्यूरियोसिटी होती है कि वो डीप और डार्क वेब वगैरह जैसी चीज़ों को सर्व करे कि एक्चुअल में इंटरनेट के इस हिस्से में होता क्या है। अब इंटरनेट का डीप और डार्क वेब ऐसा हिस्सा है कि हम जो बोलते हैं ना कि गूगल वगैरह ये सब, इसके अंदर सिर्फ 4% की इन्फॉर्मेशन है, बाकी की 96% की इन्फॉर्मेशन डीप और डार्क वेब के अंदर है। तो इसी क्यूरियोसिटी को लेके मैं सर्व करने लग गया। तो मेरे उसमें काफ़ी बार क्या है कि पॉपअप्स आने लग गए स्पैम्स वगैरह के कि आपका जो पीसी है वो थोड़ा मतलब आपका जो हार्ड ड्राइव है वो स्लो चल रही है, ऐसे करके बहुत सारे पॉपअप्स आने लग गए। अब मुझे लगा ये एड्स हैं। अब वहीं पे मैंने गलती कर दी कि ये सोच करके कि ये जो पॉपअप आ रहे हैं ये एड्स हैं। तो मेरे सिस्टम में ये पता लगा कि मेरे को सिस्टम ने ये दिखाया कि आपके पीसी में अनऑथराइज तरीके की कोई एप्लीकेशंस कोई मैलवेयर इंस्टॉल हो रहा है बैकएंड में। और मैं तो सामने कोई डार्क वेब की कोई वेबसाइट्स वगैरह को सर्व करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बैकएंड में मेरे साथ ये चीज़ें होने लग गई थी। तो वहीं पर मेरी एक गलती थी सबसे पहली कि मैंने अनऑथराइज वेबसाइट्स को सर्व करना शुरू कर दिया था। तो बैकएंड में मेरे साथ चीज़ें होने भी लग गई थी। और कभी भी आपके साथ अगर ऐसा होता है, आपको लगता है कि ऐसे आपको पॉपअप्स आ रहे हैं, तो अपने पीसी को शट डाउन मत करना। शट डाउन करना मतलब टोटली लॉस। कभी भी ऐसा होता है, कुछ भी होता है, तो आपको एक तो सारे के सारे टैब्स को बंद करना पड़ता है। उसके बाद क्या करना है कि कोई सिक्योर जो एंटीवायरस आपने डाला है उसको पूरा स्कैन करो ड्राइव को। उसके बाद स्कैन करने के बाद आप पूरे पीसी को फॉर्मेट कर दो, जितना भी आपका डेटा है, जो भी आपके मेन ड्राइव में होता है, सी ड्राइव जिसे बोलते हैं, तो उस डेटा को आप फॉर्मेट कर दो। क्योंकि सारा का सारा जो भी एप्लीकेशन आप जब भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन या फिर कोई भी अनऑथराइज लिंक को एक्सेस करते हो पीसी या कंप्यूटर के अंदर, तो सबसे पहले आपको आपकी सी ड्राइव को अटैक करती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, जो कि मेरे साथ गलती हुई है, लेकिन बच गए। हाँ, बच गया था मैं उस टाइम। तो साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट बनने के बाद तो नहीं हुआ? नहीं, उसके बाद तो नहीं हुआ। अगर हो जाता तो फिर किस बात का। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये तमाम जानकारी आपकी ज़िंदगी से जुड़ी तो है लेकिन आपके लिए बेहद काम आएगी। नमस्कार।